वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। जितने भी आगामी पीसीएस के एग्जाम्स हैं या फिर और भी जो वनडे एग्जाम्स हैं तो उसके लिए हम क्विजेस हमारी यूजफुल हैं एससीएस डेली क्विज में जो लगातार हो रही हैं। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया ये ग्रुप तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से ज्वाइन करिए। और इस पर्टिकुलर वीडियो में यहाँ पे 21 जनवरी के क्वेश्चंस को हम देखते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि भारत में राज्य विधानसभाओं का चुनाव कौन कराता है। ठीक, तो जैसे अभी हाल फिलहाल 5 स्टेट्स में इलेक्शंस हो रहे हैं, स्टेट इलेक्शंस। तो इसका जो स्टेट्स का इलेक्शन होता है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कराता है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ स्टेट जो इलेक्शन कमीशन होता है ये पंचायत और जो लोकल म्यूनसिपैलिटीज़ इलेक्शन होते हैं उनको कराने से संबंधित है। तो बी ऑप्शन फिलहाल इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ठीक है। अगला देखें, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसके पास है। ठीक है, तो ये जॉइंट सिटिंग जो आर्टिकल 108 के तहत कॉल की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, और एक विशेष बात कि लोकसभा स्पीकर इसको जो चेयर करते हैं इस मीटिंग को, और ये मीटिंग सिर्फ किसी सामान्य विधेयक है ना, जो मतलब कि ऑर्डिनरी बिल होगा उस पर ही हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल या किसी स्पेशल बिल पे नहीं हो सकती जॉइंट सिटिंग। अगला देखें, फूल वालों की सैर का आयोजन नियमित रूप से कहाँ होता है। ठीक है, तो ये दिल्ली में जो कुतुब मीनार वाला एरिया है वहाँ पे एक सैर है, बेसिकली इसका आयोजन होता है फूल वालों की सैर। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाले बंगाल सती विनियमन 1829 को किसने पारित किया। ठीक है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है इससे संबंधित है, सती को बैन करने के लिए है ना, बंगाल सती विनियमन 1829 इन्होंने पास किया। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। और राजा राम मोहन राय जो हैं ये भी काफ़ी सती को अबॉलिश करने के लिए उन्होंने काफ़ी सारे प्रयत्न किए, तो इनका नाम भी ध्यान रखिएगा। अगला देखें कि देश में पुलिस बलों की ज़रूरतों और समस्याओं की पहचान करने के लिए निम्नलिखित में से किसे जनादेश के साथ स्थापित किया गया था। ठीक है, तो बेसिकली हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द पुलिस फोर्सेज इन इंडिया। ठीक है, तो बी ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला देखें, निम्न में से किसने विधवा विवाह पर से प्रतिबंध हटाने के आंदोलन का नेतृत्व किया। ठीक है, तो विडो रीमैरिज के अगेंस्ट में मूवमेंट का यहाँ पे जो कह लीजिए नेतृत्व किया गया ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। चाइल्ड मैरिज के खिलाफ भी रहे और बाद में इन्हीं सब प्रयत्नों के चलते 1856 में लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड में विडो रीमैरिज एक्ट हुआ था वो भी पास हुआ था। तो ध्यान दीजिएगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखें, भारतीय संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य की जिम्मेदारी का उल्लेख है। ठीक है, तो जो हमारा पार्ट 4 है डीपीएसपी वाला, ठीक है, उसके अनुच्छेद 51 में ये प्रावधान है कि जो स्टेट होगा हमारा वो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करेगा, है ना, और एक जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन रखेगा जो नेशंस हैं उनके साथ। ठीक, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के संदर्भ में राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार कौन होता है। ठीक, तो स्टेट गवर्नमेंट के लिए होते हैं एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। और वहीं केंद्र के लिए अनुच्छेद 76 के तहत हमारे अटॉर्नी जनरल होते हैं। ठीक है, और जैसे वर्तमान में अटॉर्नी जनरल हैं के वेणुगोपाल। ठीक, अगला देखें, कौन सा आयोग संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों के सीमाओं के समायोजन के संबंध में सिफारिशें करता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई पर्टिकुलर स्टेट है तो उसमें कुछ जैसे कि मान लीजिए विधानसभा क्षेत्र है या लोकसभा क्षेत्र है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का जो है समायोजन या फिर इसके संबंध में सिफारिशें कि कौन सी चीज़ घटानी है या बढ़ानी है, तो जनसंख्या के आधार पर भारत का परिसीमन आयोग जो होता है डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया, इनके द्वारा किया जाता है। अगला देखें कि प्रति बूंद अधिक फसल, ठीक है, बेसिकली पर ड्रॉप मोर क्रॉप एक ये कंपोनेंट है। तो ये किस योजना का कंपोनेंट है यानी घटक है। ठीक, तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो 2015 में स्टार्ट हुई थी इस योजना का एक घटक है। ठीक है, और इस योजना का जो एक आदर्श वाक्य है वो है कि हर खेत को पानी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें, देश का एकमात्र उद्योग कौन सा है जो मूल्य श्रृंखला यानी कि कच्चे माल से उत्पाद तक में आत्मनिर्भर और पूर्ण है। ठीक है, तो जो हमारा एक वैल्यू चेन है भारत का उसमें अगर देखेंगे
तो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है हमारी, कपड़ा उद्योग, तो पूरे भारतवर्ष में कि ये ऐसी इंडस्ट्री है जो कि अपने रॉ मटेरियल से लेकर फाइनल प्रोडक्ट तक में सारे काम मैक्सिमम होते हैं और इसमें हम सेल्फ सफिशिएंट हैं, आत्मनिर्भर है। ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि 2015 में उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय, जिसको यूपीटीयू के नाम से आप जानते होंगे, तो इसका आधिकारिक रूप से नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। ठीक है, तो बेसिकली 2015 जुलाई में जब पूर्व राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम जी का देहावसान हुआ, तो उनके सम्मान में यहाँ पे रीनेम किया गया इस यूनिवर्सिटी को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय के रूप में। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला देखें 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, तो 73rd अमेंडमेंट हुआ था 1992 में और इसके द्वारा 11वीं अनुसूची जो है ऐड की गई, जिसमें पंचायतों से संबंधित प्रावधान है। ठीक, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। साथ ही साथ 9th पार्ट भी जो है संविधान में ऐड हुआ इससे। अगला देखें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, तो जो सुप्रीम कोर्ट के जज जो होते हैं, इनके जो भी अलाउंस और सैलरीज हैं, ये सब समय समय पे डिटरमाइन की जाती हैं पार्लियामेंट के द्वारा। ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति एफडीआई सुधारों और इसकी परिभाषाओं के युक्तिकरण के लिए गठित की गई। तो 2013 में ये यहाँ पे मायाराम कमेटी आप देख सकते हैं, अरविंद मायाराम थे उस टाइम के इकोनॉमिक्स अफेयर्स सेक्रेटरी। इनकी अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय समिति बनाई गई, जिसके अंदर जो हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स होता है उसके रिफॉर्म और उसके रेशनलाइजेशन और उसकी जो डेफिनेशंस हैं, जैसे एफडीआई और एफआईआई, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तो इन सबको क्लासीफाई करने के लिए यहाँ पे इस कमेटी को गठित किया गया था। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखें निम्न में से किस रोग को अफ्रीकी ट्रिपैनोसोमियासिस, ठीक है, के नाम से भी जाना जाता है। तो ये साइंटिफिक नाम, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये स्लीपिंग सिकनेस जो बीमारी होती है हमारी, उसी का ही ये साइंटिफिक नाम है। ठीक है, तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें भारत ने किस देश को ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए निधि प्रदान की है। ठीक है, तो बेसिकली जो माले आइलैंड है मालदीव्स में है ना, तो यहाँ पे मालदीव्स को फंड दिए गए थे इसमें, जो माले आइलैंड और कुछ और एक आइलैंड्स के बीच में ब्रिज और क्रॉसवेज बनाने के लिए ये सब स्कीम है। इसमें जो है $400 का ये लाइन ऑफ क्रेडिट है, ये भारत के द्वारा ग्रांट किया गया था। अगला देखिए कि निम्न में से कौन एक शाकाहारी समुद्री स्तनपायी है। ठीक है, तो मैमल का बताना है हमें जो कि शाकाहारी हो। ठीक, तो हर्बीवोरस मरीन मैमल हमारा इसमें से है सी काऊ, यानी कि दरियाई घोड़ा। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए कि किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान के भाग 3 में सहकारी समिति बनाने का अधिकार जोड़ा। ठीक है, तो भाग 3 हमारा क्या है, फंडामेंटल राइट्स का। इसके अनुच्छेद जो 19 है उसमें ये राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो है इंसर्शन हुआ था 97th अमेंडमेंट से। ठीक है, 2011 में ये एक्ट आया था। तो एक तो ये प्रोविज़न तो हुआ ही था, इसके साथ साथ एक आर्टिकल 43B जो है इसको भी DPSP के पार्ट में डाला गया। साथ ही साथ पार्ट 9B जो है कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के नाम से, जो आर्टिकल 243ZH से लेके 243ZT तक था। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो फिलहाल यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जो है दिस इज करेक्ट। अगला देखें कि रेरा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। ठीक है, तो बेसिकली रेरा अधिनियम क्या है, रियल एस्टेट रेगुलेटिंग अथॉरिटी। ठीक है, जो आपका ये कंस्ट्रक्शन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स वगैरह का आप काम देखते हैं, जो रियल एस्टेट का बेसिकली काम है, तो उसको रेगुलेट करने के लिए कोई पर्टिकुलर एक्ट नहीं था, तो ये एक्ट बनाया गया रेरा अधिनियम 2016 में। ठीक, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखें भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में मूल रूप से कितने विषय शामिल थे। ठीक है, तो जो हमारी लिस्ट्स हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट है ना, और कॉन्करेंट लिस्ट, तो यहाँ पे कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में पूछ रहे हैं। तो जो ओरिजिनली इसमें सब्जेक्ट्स अवेलेबल थे उनका संख्या था 47। ठीक है, अगला देखें भारत में प्रभावी साक्षरता दर की गणना कितने वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों के लिए की जाती है। ठीक है, तो अगर एक इफेक्टिव लिटरेसी रेट अगर इंडिया में कैलकुलेट होता है कि कितने % लोग एजुकेटेड हैं, ठीक है, लिटरेट हैं, तो 7 साल या उससे ऊपर के जो लोग हैं उनको काउंट किया जाता है। मतलब जो 7 साल से कम वाले हैं उन बच्चों को काउंट इसमें नहीं किया जाता। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। अगला देखें कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स द स्टेट टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन पब्लिक सर्विसेज। ठीक है, तो सेपरेशन जो हमारा है सार्वजनिक सेवाओं का न्यायपालिका से, है ना, ये दिया गया है अनुच्छेद
50 में DPSP में। तो हमारा जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट होगा। हिंदी में भी इसको यहाँ देख लीजिए। इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है, ठीक है। तो जैसे कंप्यूटर्स में आप वेब ब्राउज़र यूज़ करके इंटरनेट को एक्सेस करते हैं, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर उसमें है, ओपेरा मिनी है, मोजिला फायरफॉक्स है। गूगल जो है ये बेसिकली हमारा एक वेबसाइट के साथ साथ एज अ सर्च इंजन है, ठीक है, जिसके थ्रू आप कोई चीज़ सर्च करते हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखें, जनवरी 1970 में शुरू किए गए ऑपरेशन फ्लड से कौन सी क्रांति जुड़ी हुई है, ठीक है। तो ऑपरेशन फ्लड ही जो है व्हाइट रेवोल्यूशन है, दुग्ध क्रांति जिसको आप जानते हैं, ठीक है। और वर्गीज कुरियन का नाम भी आप ध्यान दीजिएगा, ये प्रणेता रहे इस हमारे क्रांति के। कई बार इनके बारे में भी पूछा जाता है। अगला देखिए, भारत में स्थानीय स्वशासन के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, ठीक है। तो जो आप आज की डेट का पंचायत और ये लोकल गवर्नमेंट देखते हैं, तो इसका इनिशिएशन जो हुआ है ब्रिटिशर्स के टाइम पे लॉर्ड रिपन ने किया, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। 1882 में इन्होंने जो है इंट्रोड्यूस किया था लोकल सेल्फ गवर्नेंस इंडिया के अंदर। अगला देखें, सती प्रथा निवारण अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंडिपेंडेंस के बाद की बात हो रही है। तो ये जो हमारा एक्ट जो है फोर्स में आया 1988 में, ठीक है। और अभी ऊपर भी हमने बताया था कि जो अर्ली नेशनलिज्म के टाइम पे जो बैन हुआ था सती, लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पे, है ना। तो वो भी जो एक एक्ट आया था, है ना, एबॉलिशन, मतलब कि वो वाला सती प्रथा की रोक वाला अधिनियम 1829 में, ठीक है। अगला देखें, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया गया था, ठीक है। तो एक बेसिकली डॉक्यूमेंट ही है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है। और इसको अपनाया गया था 1948 में, इन पर्टिकुलर 10 दिसंबर को, ठीक है। और इसको जो फ्रेम किया गया था, इस डिक्लेरेशन को, जो ह्यूमन राइट्स का सार्वभौमिक घोषणा पत्र है, ये डिफरेंट रीजन के वर्ड के, है ना, जो लीगल एक्सपर्ट और कल्चरल एक्सपर्ट्स थे उनके द्वारा, ठीक। तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, भारतीय संदर्भ में PIL क्या है, ठीक है। तो जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है, जनहित याचिका के रूप में जो आप जानते हैं हिंदी में, तो बेसिकली क्या है, एक न्यायिक रूप से व्यक्त तथ्य है, ठीक है, जुडिशियली कंस्ट्रूड फिनोमिनन। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। बेसिकली इसकी हिस्ट्री इंडिया में क्या है, कोई जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल या वैसे नहीं था ये, जो धीरे धीरे हमारे जो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स आते गए, जैसे 1973 में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आया केस 1 एंड भारती केस में, है ना। तो ऐसे जुडिशियली जो हमारे फिनोमिनन निकल के आते रहे। तो वहाँ से 80s के टाइम पीरियड में एक थे जस्टिस VR कृष्णा अय्यर और जस्टिस ये PN भगवती, ठीक है। तो ये पायनियर्स माने जाते हैं जो PIL को इंट्रोड्यूस करने में इंडिया में। तो ये सब भी ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए कि चरमपंथियों और नरमपंथियों के बीच मतभेदों के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष में हुआ था, ठीक है। तो 1907 में ये हुआ था, सूरत विभाजन के नाम से भी आप जानते हैं, ठीक है। जो गर्म दल और नरम दल थे, इनके बीच में सेपरेशन हुआ। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखिए, आहार नली का कौन सा अंग अपाचित भोजन से पानी और कुछ लवड़ों को अवशोषित करता है, ठीक है। तो जो हमारी बेसिकली एलिमेंट्री कैनाल है, तो उसके अंदर जो हमारे ऑर्गन्स हैं, ठीक है, तो जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है उससे वाटर और कुछ सॉल्ट्स जो एब्जॉर्ब किए जाते हैं, ये बड़ी आंत के द्वारा, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा। तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। इसको स्ट्रक्चर वाइज एक बार पिक में देख लीजिएगा आप। अगला देखें, किस प्रख्यात विधिवेत्ता ने संवैधानिक विषय और प्रख्यात विधिवेत्ता और संवैधानिक विशेषज्ञ ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र बताया। तो देखिए, एज अ फैक्ट ही है, ये कीवर्ड है, संविधान का पहचान पत्र, आइडेंटिटी टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये फ्रेज यूज़ किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में NA पालकीवाला जी के द्वारा, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी फेमस जूरिस्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट रहे। अगला देखें, भारत को स्थायी समाधान प्रदान करने के लिए भारत और किस देश द्वारा ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप शुरू की गई थी, ठीक है। तो सस्टेनेबल सॉल्यूशंस देने के लिए कुछ फील्ड में जो एनवायरमेंटली फ्रेंडली हो, ये एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई थी ग्रीन किंगडम ऑफ डेनमार्क के साथ, ठीक है, लास्ट ईयर। तो ऑप्शन हमारा ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें, हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धौलावीरा शहर को कितने भागों में विभाजित किया गया था तथा प्रत्येक भाग जो था विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था, ठीक है। तो 3 भागों में ये हमारा डिवाइडेड था, ठीक है। और बेसिकली
धौलावीरा जो हमारा है गुजरात में है, ये भी आप जानते हैं। और जो 3 भाग हैं इसमें जो मतलब 3 भाग अलग अलग हैं। तो एक तो दुर्ग का पार्ट था, सीटाडेल यानी कि, फिर जो दूसरा मिडिल टाउन था हमारा, और तीसरा जो लोअर टाउन। ठीक, और इसको यहाँ इंग्लिश में भी देख लीजिए आप। अगला देखें, एमा रादुकान ने सितंबर 2021 में किसको हराकर यूएस ओपन महिला एकल का जो टेनिस खिताब जो है जीता था। ठीक है, तो यहाँ पे वुमेन्स सिंगल्स की बात हो रही है, और इसमें इन्होंने हराया था एमा रादुकान ने लीला फर्नांडिस को। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। अगला देखिए कि 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में निम्न में से कौन सी जनजाति का प्रभुत्व था। ठीक है, तो ये ट्राइबल्स थे खोखर। ठीक है, डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा हमारा। अगला देखें, इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट। ठीक है, तो ये जो हमारे पत्रकार वगैरह होते हैं तो उनके लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है 2 नवंबर को। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट होगा। अगला देखें, निम्न में से कौन सी मृदा संरक्षण की विधि नहीं है। ठीक है, तो देखिए इंटरक्रॉपिंग होती है अगर जैसे कि 2 तरीके की फसल आप लगाते हैं एक साथ। ठीक है, रॉक डैम। ठीक है, तो जो डैम वगैरह का काम होता है मान लीजिए सॉइल्स के इर्द गिर्द, और शेल्टर बेल्ट। ठीक है, तो शेल्टर बेल्ट्स में भी कुछ ऐसे पौधे लगाए जाते हैं जो मेड़ वेड़ के आसपास। ठीक है, बट ओवर ग्रेजिंग जो है इसमें इसका मतलब अतिचारण होता है। मान लीजिए कोई जैसे जानवर हैं वो कुछ ज़्यादा ही उसमें जो घास वगैरह थी या जो क्रॉप है उसको खा गए या चर गए, तो उसमें क्या होगा कि मिट्टी कटान हो जाएगी, बह जाएगी, वो संरक्षित नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन जो है ये मेथड नहीं है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने सितंबर 2021 में शिक्षक पर्व का आयोजन किया। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने यह आयोजन किया 5 सितंबर जो शिक्षक दिवस होता है उससे लेकर के 17 सितंबर तक। ठीक है, और इसका जो एक मेन मोटो था ये इसलिए था कि जो टीचर्स हैं उनके जो वैल्यूबल कंट्रीब्यूशन है उसको रिकॉग्नाइज करना फॉर द पर्पस ऑफ जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 में, है ना, उसको एक स्टेप फॉरवर्ड ले जाने के लिए, प्रमोट करने के लिए। ठीक है, तो ए ऑप्शन जो है करेक्ट है। दिल्ली सल्तनत में सैन्य कमांडरों को सौंपी गई प्रादेशिक इकाइयों को किस रूप में जाना जाता था। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत के टाइम पे जब ये स्लेव और ये लोधी डायनेस्टी वगैरह तमाम चलती थी, तो इस टाइम पे जो मतलब टेरिटोरियल कह लीजिए यूनिट्स कह लीजिए, है ना, एक एरिया पर्टिकुलर जो है असाइन किया था किसी एक इंडिविजुअल को, तो उसको एकता के नाम से जानते थे। ठीक है, और जिस पर्सन को देते थे वो एकतादार कहलाता था। तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट है। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ डायनेस्टीज़ हैं और उससे संबंधित क्षेत्र लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन ही हमारा गलत है। शर्की राजवंश जो है इसको आप जौनपुर सल्तनत के नाम से जानते थे। ठीक है, पंजाब यहाँ पे गलत दिया हुआ है, तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन के लिए ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। नेपाल के कवि भानुभक्त आचार्य, तो इन्होंने किसका संस्कृत से नेपाली भाषा में अनुवाद करने के लिए मतलब प्रसिद्धि पाई है। तो ये भानुभक्त आचार्य जो हैं नेपाल के निवासी हैं, ध्यान दीजिएगा, काफ़ी फेमस हैं, जिन्होंने रामायण को संस्कृत भाषा से अनुवाद करके नेपाली भाषा में परिवर्तित किया था। तो ए ऑप्शन जो है करेक्ट है। अगला है सेविंग कैपिटलिज्म फ्रॉम कैपिटलिस्ट्स। ठीक है, ये बुक किसने लिखी है। तो ये बुक है हमारे पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन जी की। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला देखें कि निम्न में से कौन सी हिमाचल प्रदेश की एक मार्शल नृत्य शैली है जो तलवारों के साथ की जाती है। ठीक है, तो मार्शल आर्ट्स जो रेस्पेक्टिव अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जानी जाती है, तो हिमाचल प्रदेश में खरैती नाम की ये हमारी मार्शल आर्ट होती है जिसमें कि तलवार का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। लाला लाजपत राय इनमें से किसके सक्रिय सदस्य थे। ठीक है, तो वो एक सक्रिय सदस्य रहे आर्य समाज के। ठीक है, बी ऑप्शन सी ऑप्शन जो हमारा है ये करेक्ट होगा। हरियाणा में हर वर्ष सूरज कुंड मेला, शिल्प मेला किस महीने में आयोजित किया था। ठीक है, तो एक क्राफ्ट्स मेला है बेसिकली सूरज कुंड शिल्प मेला, फरवरी महीने में इसको आयोजित किया था, परंतु 2022 में अभी कोविड वेव के कारण इसको शिफ्ट कर दिया गया था आगे। तो ऑप्शन फिलहाल ए करेक्ट है। अगला देखिए, मधु के लिए मधुमक्खियों और छत्तों का पालन और रखरखाव क्या कहलाता है। ठीक है, द रियरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ बीज एंड हाइव्स फॉर हनी इज कॉल्ड। ठीक है, तो ये जो एक कमर्शियल यूज़ के लिए भी कह लीजिए, जो शहद का उत्पादन करने के लिए मक्खियों और उनके छत्तों का पालन और रखरखाव जो होता है इसको एपीकल्चर के नाम से जानते हैं। तो हमारा जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा।
अगला देखें, हिल पैलेस संग्रहालय किस मतलब कहाँ किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो बेसिकली ये है केरल राज्य में, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट होगा। अब देखिए, चूंकि ऐसे ही फैक्ट एग्जाम में आते हैं तो आप कंफ्यूज होते हैं कहाँ से पूछ लिया, केरल में है या हिमाचल प्रदेश, लोग इतना ज़्यादा मान के बैठे हैं 58% लोग, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, संग्रहालय है हमारा केरल के अंदर हिल पैलेस। अगला है कि भारत में पीर बुधान का मेला प्रतिवर्ष कहाँ लगता है, ठीक है। पीर बुधान मेला हमारा लगता है मध्य प्रदेश में, ठीक। डी ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे। चलिए अंतिम प्रश्न देखेंगे कि निम्न में से कौन सा सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है, ठीक है। तो देखिए, सबसे चर्चित जो टेनिस के टूर्नामेंट्स होते हैं विश्व में, ये 4 हैं, जिसमें सबसे पुराना जो है ये आपका विंबलडन है, जो कि 1877 में फाउंड हुआ था, ठीक। वहीं यूएस ओपन की बात करें तो ये 1881 में आया। फिर जो हमारा फ्रेंच ओपन है ये आया था 1891 में, और ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे आखिर में आया 1905 में। तो फिलहाल हमारा इस क्वेश्चन के लिए जो है सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।